हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रैटजेल के बारे में। उन्होंने जो भी ग्रंथ लिखे उनकी पूरी हिस्ट्री यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जन्म कहाँ हुआ, कैसे कैसे उन्होंने कहाँ पे वर्क किया, यानी कहाँ पे वो पढ़ाए। साथ ही साथ यहाँ पे उनके ग्रंथ और जो भी उन्होंने रिसर्च पेपर लिखा या उनके जो भी योगदान रहे हैं भूगोल में या अन्य विषयों में, सभी कुछ यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो यदि इस चैनल के आप नए व्यूअर हैं, पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा, क्योंकि आगे इसी तरह से हम लोग, जैसे इसमें हमने रैटजेल को देखा, इसके बाद हेटनर को देखेंगे, इस तरह से जो प्रसिद्ध जोग्राफ़र हैं जहाँ से आपका प्रश्न पूछा जाता है उन जोग्राफ़र का एक एक करके हम लोग डिस्कशन करते चलेंगे। तो इससे उनसे जो भी रिलेटेड प्रश्न बनते हैं यहाँ पे उसको आप कर जाएंगे। ठीक, तो आइए बात करते हैं रैटजेल के बारे में। रैटजेल का योगदान, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है भूगोल में। इनका जन्म हुआ था 1844 में और इनकी मृत्यु 1904 में। ये जर्मन भूगोलवेत्ता के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इनका जन्म कर्लुश नगर, जो आपका प्रोएशिया का एक भाग है और या एक स्थान है, एक नगर है कह सकते हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा रूसी नगर में हुई, यानी रूस में, और बाल्यकाल में ही उसने 4 वर्ष तक एक रसायन यज्ञ के शिष्य के रूप में कार्य किया। उनकी शिक्षा दृढ़ आधार पे हुई थी और उनकी जो रुचि थी वह विषय के बहुत एनालिसिस पे थी, यानी कि विस्तृत विषयों पे थी। उसने जियोलॉजी यानी कि प्राणी विज्ञान, जियोलॉजी भूविज्ञान, एंथ्रोपोलॉजी मानवशास्त्र, तीनों विषयों में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और उसने अपनी शिक्षा हाइडेलबर्ग, जेना और बर्लिन विश्वविद्यालयों से प्राप्त की। रैटजेल ने सर्वप्रथम 1869 में डार्विन के विकासवादी ग्रंथ, इसी की उन्होंने समालोचना पहली बार प्रस्तुत की थी। समालोचना का तात्पर्य यहाँ आलोचना, यानी कि उनकी जो पॉजिटिव अप्रोच है और जो निगेटिव, दोनों को शामिल करते हुए जब बताया जाए तो वही आपका हो जाता है समालोचना। ठीक, डार्विन के विकासवादी दर्शन का इनके ऊपर काफ़ी प्रभाव रहा है। फ्रांस के मॉन्टपेलियर नगर, जहाँ पे उन्होंने प्रसिद्ध प्राणी वैज्ञानिक चार्ल्स मार्टिस के साथ काम किया और इसी समय उन्होंने एक पत्रिका में अपने कुछ लेख प्रकाशित किए जिसका शीर्षक था भौगोलिक सागरीय तट के जीव। इसका पूरा नाम था भौगोलिक सागरीय तट के जीव वैज्ञानिक पत्र। म्यूनिख में वह महान रसायन शास्त्री कह लीजिए या फिर महान मानवशास्त्री वेगनर या मॉर्टिस वेगनर से संपर्क में आए और वह उनके जीवों के प्रवास, जो माइग्रेशन ऑफ स्पीशीज के सिद्धांत हैं, उनसे काफ़ी प्रभावित हुए। उसके बाद उन्होंने 1872 में पूर्वी यूरोपीय देशों में जैसे इटली, यूएसए, मैक्सिको और क्यूबा की यात्रा की। इन यात्राओं के दौरान रैटजेल महोदय ने प्राकृतिक दृश्यों के भौगोलिक वर्णन में सिद्धहस्त हो गए, यानी कि महारत हासिल कर ली। उन्होंने कैलिफोर्निया, मैक्सिको तथा क्यूबा में चीन से प्रवास के तथ्यों का अध्ययन किया और अध्ययन करके चीनी प्रवास पे अपना शोध प्रबंध लिखाया। इसी पे इन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की, यानी डॉक्टरेट की डिग्री उन्हें किस पे मिला? चीन प्रवास पर शोध प्रबंध के लिए। उन्होंने 1875 से 1886 तक म्यूनिख में भूगोल का प्राध्यापक का कार्य किया। 1886 में वह लिपजिंग में भूगोल के प्रोफेसर के पद पर नियुक्त हुए और यहीं उन्होंने मृत्यु पर्यंत काम किया। लिपजिंग में उन्होंने एक ज्योग्राफिकल सोसाइटी नाम की एक विश्वविख्यात संस्था का स्थापना भी किया और अपने समय के प्रसिद्ध विद्वान फिशर, एस्कार्ट और हेटनर ने रैटजेल के सानिध्य में अध्ययन कार्य किया।
ग्रंथ की बात करें तो इनके ग्रंथ और लेख जो हैं, पहला हमने आपको बता ही दिया, डार्विन के विकासवादी सिद्धांत की व्यवस्थित समालोचना 1869 का है। ट्रेवल्स ऑफ नेचुरलिस्ट 1872 में इन्होंने लिखा। भूमध्य सागरीय तट के जीव 1870 का है ये, जो यहाँ पे 76 लिखा है, यहाँ पे 70 कर लीजिएगा। भूमध्य सागरीय तट के जीव 1870। चीन प्रवास यानी चाइनीज इमिग्रेशन 1876 का है। उत्तरी अमेरिका का भौतिक और सांस्कृतिक भूगोल इन्होंने 2 खंडों में लिखा। 1878 में एक प्रकाशित हुआ, दूसरा 1880 में। वोल्कर कुंडे जो प्रसिद्ध है, इसे इन्होंने 3 खंडों में लिखा। 1885 में, 1886 में और 1888 में। इसका जो इंग्लिश अनुवाद था वो है द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है, जो वोल्कर कुंडे है उसका इंग्लिश अनुवाद क्या है? द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। अगला है एंथ्रोपोज्योग्राफी। ये बहुत ही फेमस है, इसी से इनको मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। यही एक आपका ये मानव भूगोल का जन्म यहीं से होता है। एन इंट्रोडक्शन टू द एप्लीकेशन ऑफ ज्योग्राफी टू हिस्ट्री, इसे 2 खंडों में इन्होंने प्रकाशित किया। पहला खंड आपका एन इंट्रोडक्शन टू द एप्लीकेशन ऑफ ज्योग्राफी टू हिस्ट्री 1882 है। दूसरा है द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनकाइंड 1891 में। अगला जो है इनका है, ये अर्धकुंडे रिटर की है, लेकिन इन्होंने एक अर्धकुंडे नाम से एक और लिखा है। इसका पूरा नाम यहाँ पे अर्धकुंडे की जगह एक और ऐड कर लीजिए, वो है आपका वर्गलेचेंडे। स्पेलिंग देख लीजिए, VERGLEICHENDE, ठीक, प्लस अर्धकुंडे। वर्गलेज्ड अर्धकुंडे। और इसका जो ये देखिए आपका जर्मन लैंग्वेज है। अर्धकुंडे रिटर की आप जानिएगा, यहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा। वर्गलेज्ड अर्धकुंडे, जिसका हिंदी होता अर्थ एंड लाइफ अ कंपैरेटिव ज्योग्राफी, 1901 और 1902 में लिखा। अगला जो है इनका है वो है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, जो 1897 में इन्होंने लिखा। और लास्ट है जो आपका वो है ड्यूशलैंड, 1898 में लिखा। आइए अब इन सभी ग्रंथों का भी यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं आगे। इन्होंने जो भी चीज़ें लिखी, रैडजेल ने भूगोल का जो अध्ययन किया और उसमें जो भी विकास किया, वो हम्बोल्ट की ही तरह इन्होंने यात्राओं के द्वारा ही किया। जिस प्रकार हम्बोल्ट ने यात्रा करके पृथ्वी के तत्वों के साथ संपर्क में आकर उनका भौगोलिक वर्णन किया था, उसी प्रकार रैडजेल ने भी अपनी यात्राओं में यथार्थ तथ्यों के प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया और उनका अध्ययन और वर्णन किया। उन्होंने ये भी लिखा है कि आई ट्रेवल्ड, आई स्केच्ड, आई डिस्क्राइब्ड, दस आई वॉज लेड टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। यानी कि जो उन्होंने यात्रा किया उसी का उन्होंने स्केच बनाया, उसी को उन्होंने वर्णन भी किया। एंड आई लेड टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। अगला है रैडजेल ने जो आपका भूगोल में मानव के स्थान को इन्होंने अस्थायी प्रकार से सुरक्षित रखने का भी कार्य किया, जिस कारण से रैडजेल को मानव भूगोल का जन्मदाता भी कहा जाता है। रैडजेल ने अपनी रचनाओं में एंथ्रोपोज्योग्राफी उनकी सबसे फेमस थी। जिस प्रकार पेस्चल की लेख आपका भूआकृति विज्ञान है, यानी पेस्चल के जो लेख हैं उससे क्या हुआ, जियोमॉर्फोलॉजी का जन्म हुआ। उसी प्रकार के रैडजेल का जो ग्रंथ है एंथ्रोपोलॉजी, उससे मानव भूगोल का जन्म हुआ। अतः उसके इस ग्रंथ में मानव वितरण के लिए उत्तरदायी कारक, प्राकृतिक परिवेश के तत्वों को सरल एवं स्पष्ट भाषा में इसमें व्याख्या किया गया एंथ्रोपोज्योग्राफी में। ठीक, एंथ्रोपोज्योग्राफी के पहले खंड की बात करें तो इसमें धरातल पर जो मानव क्रियाकलाप है उसके निर्धारण के लिए 4 वातावरणीय प्रभाव बताए गए। पहला शारीरिक प्रजातीय लक्षणों वाले प्रभाव, दूसरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव, तीसरा जनसमूह की सामाजिक आर्थिक गतिशीलता पर
प्रारंभिक शक्तियों के भौगोलिक प्रभाव, और चौथा है मानव के वितरण और गतिशीलता को नियंत्रित और निर्धारित करने वाले प्रभाव। इन चारों प्रभावों के कारकों का समूह प्राकृतिक वातावरण का प्रमुख आधार है। इन्होंने मानव को उसके प्राकृतिक वातावरण की उपज माना। इस प्रकार वे क्या हो गए, कठोर निश्चयवादी भूगोलवेत्ता के अंतर्गत ये शामिल किए जाने लगे। उनके अनुसार मानव को भूमि पर निवास करना चाहिए, प्राकृतिक वातावरण द्वारा प्रदत्त ऐसी भूमि पर ही विधान के अधीन होकर उन्हें मृत्यु का वर्ण करना चाहिए, ऐसा रैडजेल का मानना था। यानी कठोर निश्चयवादी थे। दूसरे खंड की बात करें तो इसमें इन्होंने मानवीय समुदाय के तत्कालीन विश्व वितरण का भौगोलिक वर्णन किया। उन्होंने पृथ्वी पर बसे हुए क्षेत्रों को एक्यूमेन कहा और जो निर्जन क्षेत्र थे उसे नॉन एक्यूमेन की संज्ञा दी। रैडजेल ने मानव विकास के 3 कारणों को उत्तरदायी बताया। पहला है लेस, जिसको बोला उन्होंने स्थिति। दूसरा है रम, जिसको बोला उन्होंने स्पेस या क्षेत्र। तीसरा है रहमन, जिसे उन्होंने लिमिट्स या सीमाएं की बात की। संक्षेप में रैडजेल के जो एंथ्रोपोजोग्राफी है उसमें 3 तथ्यों पर विशेष ध्यान दिया गया। पहला कि भूतल पर मानव समूहों का वितरण, दूसरा इस वितरण को प्रभावित करने वाले जो भौतिक कारक हैं, और तीसरा था मानव और उसके समाज का भौतिक परिवेश या वातावरण का स्पष्ट प्रभाव। ठीक, इन्होंने जर्मनी में प्रथम बार मानव भूगोल लिखने के बाद राजनीतिक भूगोल लिखा और ये कहते हुए इस ग्रंथ की रचना इन्होंने महसूस की कि भूगोल की सभी शाखाओं में राजनीतिक भूगोल सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है। उन्होंने माना कि राजनीतिक दशाओं के पीछे भी भौगोलिक वातावरण की निश्चित पृष्ठभूमि होती है, इसलिए राज्यों का तार्किक अध्ययन आवश्यक होता है। रैडजेल ने अपनी पुस्तक राजनीतिक भूगोल में कुछ मूल संकल्पनाएं भी मानी थी, जिसमें आप ये जान सकते हैं कि राज्य भूतल का एक निश्चित संगठनात्मक क्षेत्रीय भाग होता है जो प्राकृतिक सीमा से आबद्ध होता है, रैडजेल का मानना था। रैडजेल ने इसी संदर्भ में राज्य के विकास और संकुचन की बात की कि राज्यों का जैविक सिद्धांत इसके लिए महत्वपूर्ण होता है, और यह सिद्धांत जो है डार्विन के सिद्धांत से प्रभावित था, जिसके कारण उन्होंने राज्य और समाज की जो ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी की अवधारणा है उसको अपने विचारों में पुष्ट किया। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य एक जीवित संस्था होती है। विभिन्न राज्य अपने भौतिक साधनों के अनुसार अपने इतिहास और मानव जाति शास्त्र का विकास करते हैं। इस प्रकार राज्य अपने पड़ोसी देशों की तरफ विस्तार की आवश्यक घटना है जब तक कि उसे प्रभावी विरोध का सामना न करना पड़े। इस प्रकार राज्य और समाज के जैविक सिद्धांतों की संकल्पना से एक नवीन संकल्पना का जन्म होता है जिसका नाम है लेविन्सराम। लेविन्सराम जो संकल्पना थी उसका अर्थ ये है कि ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जिसमें जीवित जीव विकसित होते हैं या उसमें रहते हैं, इसे संक्षेप में कहा जाता है लिविंग स्पेस या जैविक स्थान भी कहा जाता है। रैडजेल के अनुसार मानव समूह के जैविक निवास की सीमा लेविन्सराम सामान्य और प्राकृतिक दोनों प्रकार का होता है। स्मिथर का मानना है कि स्मिथर महोदय हैं, इनका ये मानना है कि वास्तविक और राजनीतिक बैलेंसराम इन्होंने इसको बोला, और हाउसहोफर का मानना है कि मानव निवास से बाहर की सांस्कृतिक और आर्थिक क्रियाएं इन्होंने इसे बताया। इसका विकास की बात करें तो 20वीं सदी में रैडजेल ने प्रारंभ में हृदय परिवेश विश्वद्वीप भू राजनीति के रूप में सार्थक राजनीतिक सिद्धांत सिद्ध हुआ, जो इनका लेविन्सराम था। किसी प्रदेश की जटिल व्यवस्था में लेविन्सराम मानव राजनीतिक संगठन की इकाई माना जाने लगा। ठीक, इस प्रकार रैडजेल का जो राजनीतिक भूगोल पूर्णतः पोषित और पल्लवित किया, जिसके कारण उनको राजनीतिक भूगोल का भी पिता कहा जाने लगा। रैडजेल ने अपनी पुस्तक जर्मनी पे जो लिखी गई थी उसका नाम है ड्यूसलैंड। इसमें उन्होंने सांस्कृतिक दृष्टिभूमि की संकल्पना को पहली बार स्पष्ट किया। ड्यूसलैंड में पहली बार इन्होंने सांस्कृतिक दृष्टिभूमि की संकल्पना को स्पष्ट किया। हालांकि जो ये दृश्यभूमि या लैंडस्केप शब्द दिया है ये हाउसहोफर महोदय ने दिया है। इसके लिए उन्होंने यानी रैडजेल ने ऐतिहासिक दृश्यभूमि शब्द का प्रयोग किया।
उन्होंने माना कि इस प्रकार की दृश्य भूमि का विकास मानव द्वारा भूतल को ऐतिहासिक कालों से निवास के रूप में विकसित करने के उपरांत हुआ है। रैडजिल ने बताया कि सांस्कृतिक भूगोल इकाई में विशेष जनसमूह के लिए जनसंख्या विशेषज्ञों को मानचित्रों की सहायता जरूर लेनी चाहिए। रैडजिल ने मानव भूगोल के वर्णन में वातावरणीय शक्तियों को सदैव ध्यान में रखा। वे पार्थिव सत्यता में विश्वास रखते थे, इसीलिए फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता ब्रुन्स महोदय ने उनके बारे में कहा कि वे पार्थिव सत्यता में बहुत ऊंचा ज्ञान रखते थे या बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। वह पृथ्वी के मानवीय तथ्यों को केवल एक दार्शनिक या इतिहासकार या अर्थशास्त्री की दृष्टि से नहीं बल्कि एक भूगोलवेत्ता की दृष्टि से देखना चाहते थे, ऐसा मानना है ब्रुन्स महोदय का। उन्होंने यानी रैडजिल ने मानवीय तथ्यों के बहुत से विभिन्न संबंधों को भौतिक तथ्यों के साथ परखा था, जिसमें भूचावच, जलवायु, वनस्पति आदि को इसमें शामिल किया गया। ठीक इस प्रकार उनकी दृष्टि से एक वास्तविक प्रतिवादी यानी नेचुरलिस्ट की दृष्टि थी, जो रैडजिल महोदय की दृष्टि एक वास्तविक प्रकृतिवादी की दृष्टि थी। ब्रुन्स ने आगे भी इनके बारे में लिखा कि रैडजिल ने जर्मनी के भूगोल के विकास में नवीन विचारों के जनक के रूप में ख्याति प्राप्त की। उसने भूगोल के विधितंत्र को विकसित करने के साथ साथ उसमें नए विचारों का भी प्रतिपादन किया और साथ ही साथ उन्होंने रैडजिल ने मानव भूगोल का वर्णन क्रमबद्ध विधि द्वारा किया था। उसने डार्विन के विकासवादी सिद्धांत के दृष्टिकोण को भी प्राथमिकता दी थी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, और ये उन्हीं से प्रभावित थे, इसीलिए उन्होंने विकास में नेचुरल सिलेक्शन होता है ऐसा शब्द भी दिया। ठीक, रैडजिल ने माना कि मनुष्य अपने वातावरण की शक्तियों से नियंत्रित होकर उसके अनुकूल बनता रहता है, जिसमें उन शक्तियों के अनुकूल कार्य करने पर मानव को सफलता मिलती ही है। रैडजिल ने वातावरण द्वारा नियंत्रण का प्रतिपादन किया। उनकी रचनाओं में वातावरणीय निश्चयवाद की गहरी छाप भी मिलती है। इसलिए अंततः यह कहा जा सकता है कि रैडजिल का जो भूगोल विषय के विकास में योगदान था वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने सदैव भूगोल के लिए नवीन विचारों का सृजन किया। रैडजिल के भूगोल संबंधी विचारों के आधार पर भूगोल की परिभाषा ये दी जाने लगी कि भूगोल मानव और उसके वातावरण के संबंधों का ही अध्ययन है। इस प्रकार उसने अपने भूगोल को एक संतुलित स्वरूप प्रदान करने का सराहनीय कार्य किया। तो इस वीडियो में इतना ही हम लोग देखेंगे। रैडजिल महोदय के पूरे योगदान को हमने देखा, उनका जन्म कहाँ हुआ था, किस तरह से उन्होंने पढ़ाई की। शुरू में उन्होंने 3 सब्जेक्ट में जानकारी प्राप्त की या अध्ययन किया, जूलॉजी, जियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी। पहली बार उन्होंने जो समालोचना प्रस्तुत की वो कौन सा था, वो था आपका डार्विन का जो विकासवादी सिद्धांत था। उसके बाद उन्होंने ट्रेवल्स ऑफ नेचुरलिस्ट की भी एक संकल्पना दी या एक पत्र लिखा या एक बुक लिखा, जिसमें वो मानते हैं कि जैसे हम्बोल्ट ने जो कुछ भी किया वो अपनी यात्राओं के आधार पर किया, उसी प्रकार से रैडजिल ने भी भूगोल का अध्ययन और विकास अपनी भौगोलिक यात्राओं के आधार पर किया। और उन्होंने जो भी यात्राएं की उसके यथार्थ तथ्यों को प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित भी किया और उसका अध्ययन और वर्णन भी किया। ठीक, उन्होंने लिखा भी, क्या लिखा कि आई ट्रेवल्ड, आई स्केच्ड, आई डिस्क्राइब्ड, दस आई वाज लेड टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर। ठीक, तो यहाँ तक आपने क्लियर कर लिया होगा। ये आप जो अर्धकुंडे है इसको एक बार और हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए। ठीक, ऐड कर लीजिए वर्गलेचेंडे अर्धकुंडे। ये काफ़ी टफ है, जर्मन लैंग्वेज है। ठीक, वर्गलेसेंड। ठीक, ये वाला लिख लीजिए, वर्गलेसेंड अर्धकुंडे। ठीक, वर्गलेसेंड अर्धकुंडे।
इसके साथ जोड़ लीजिए, क्योंकि अर्धकुंडे जो है केवल अर्धकुंडे लिखा रहेगा, वो रिटर की है। ठीक, तो इस वीडियो में आपने इतना क्लियर किया, तो उम्मीद है आगे जो भी आपका रेड जेल से संबंधित प्रश्न आएंगे उसको आप गलत नहीं करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।